2021। तब मेरी दीदी की उम्र सिर्फ 21 साल थी। यही साल उसके ज़िंदगी का ऐसा एक नाइटमेयर बनने वाला था जो कि उसने कभी नहीं सोचा था। हाय, माय नेम इज़ रोहित और मैं ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाता हूँ। वेलकम टू नाइटमेयर अचीव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ, फॉर सम प्राइवेसी रीजन ना ही मैं उसका रियल नाम यूज़ करूँगा, ना ही उससे रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी मैं रिवील करूँगा। ये जो कहानी है ये एक टाइप से मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसको मैंने खुद अपने आंखों के सामने होता देखा है, और ऐसा होता देख ही मुझे पहली बार इस टाइप का वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट आता है और मैं 1 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही तुम्हें पता चल गया होगा ये जो कहानी है या इंसिडेंट है मेरी दीदी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है और इस पूरे इंसिडेंट को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखो, और हाँ, वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो तुम एक लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद आता है तो। लेट्स बिगिन। मेरी दीदी, जो कि एक्चुअल में मेरी ताऊ की लड़की है, वो हमारे गांव में रहती थी। हमारे गांव में एक्चुअल में 2 घर हैं, एक नया घर जो कि हाल ही में बना है और एक पुराना घर जो कि मिट्टी का था और काफ़ी पुराना हो चुका था। उसी पुराने घर के लगभग 2-3 घर पीछे एक बुढ़िया रहती थी। गांव के लोग ऐसा मानते थे कि वो बुढ़िया किसी टाइप से काला जादू या ऐसा ही कुछ ब्लैक मैजिक टाइप से किसी चीज से जुड़ी हुई है। इसी वजह से ना ही कोई उसके घर में जाता, ना ही रात होने पे उसके घर के सामने से भी गुजरने की कोशिश करता। वो बुढ़िया हमेशा से अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। उसका एक बेटा भी था जो बाहर काम करता था और बहुत ही कम घर आता था। उस बूढ़ी की उम्र लगभग 90 क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सारा दिन अकेले ही अपने घर में रहती थी। एक दिन सुबह आते जाते गांव के लोगों को उसी घर के फर्स्ट फ्लोर से कुछ सड़ने की बू आती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके घर में जाके देखते हैं बुढ़िया मर चुकी है। किसी को ये तक पता नहीं था उसे मरे हुए कितने दिन हुए और वो मरी कैसे। जल्द से जल्द उसके बेटे को खबर दिया जाता है जिसका नाम था चांद। वो बाहर काम करता था। उसी शाम उसका बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर घर लौटता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। उसकी बॉडी जिस दिन मिली थी वो दिन था शनिवार और उसके ठीक 10 दिन बाद था अमावस का रात। इस पॉइंट को तुम जरा याद रखना। रीति के हिसाब से अपनी माँ की आत्मा के शांति के लिए 13 दिनों तक तिहारा के मोड़ में, जहाँ पे एक साथ 3 रास्ते आके मिलते हैं, वहाँ पे खाना रखना पड़ता है। वैसे ही वो बूढ़ी पूरे गांव में काला जादू के लिए बदनाम थी। इसी वजह से गांव के लोग उसके बेटे को गांव के अंदर कहीं भी खाना रखने नहीं देते। मजबूरन उसे गांव के बाहर दूर अकेले खाना रखने जाना पड़ता। तो वो 9 दिनों तक आराम से चला जाता है, लेकिन 10वें दिन था अमावस की रात। इतना अंधेरा और डर के मारे उसका बेटा उस दिन वहाँ खाना रखने नहीं जा पाता। उसे बार बार मना करने के बावजूद भी वो हमारे घर के सिर्फ 20 मीटर दूर एक लाइट पोस्ट के नीचे खाना रख के आता है। उस टाइम मई का महीना चल रहा था। वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से मेरी दीदी पुराने घर के नीचे वाले रूम में अकेली सोई हुई थी। रात के लगभग 1-1:30 बजे उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो नॉर्मली कॉर्नर साइड की एक छोटी सी खिड़की खोलने के लिए उठती है जिससे कि अंदर थोड़ी हवा आ सके। उस खिड़की को खोलते वक्त वो देखती है एक किसी टाइप का जानवर उसी पोल के नीचे अपने चारों पाँव से बैठकर कुछ खा रहा है, जिसे देख के पहले तो दीदी को ऐसा लगता है ये कोई कुत्ता या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है, तो वो इस चीज को इग्नोर करके सोने चली जाती है। दूसरे साइड से उस बुढ़िया की 12वीं 13वीं सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और उसका बेटा भी अपने काम में वापस लौट जाता है। और इस पूरे घटना को घटे हुए लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे और मेरी दीदी भी उस चीज के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन बातों ही बातों में उसने उसके साथ जो चीज देखी थी वो चीज मेरे ताऊ के साथ शेयर कर रखी थी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ताऊ भी उस चीज को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उस बात को भी टाल देते हैं। फिर आता है पूर्णिमा का रात। उस बुढ़िया को मरे हुए लगभग से 1 महीने हो चुके थे और इसी वक्त से मेरी दीदी के हाव भाव में, बातचीत में थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू होता है। जैसे कि जो लड़की हमेशा मजाक मस्ती में रहती थी, सबसे बातचीत करती थी, खुश रहती थी, वो अभी बहुत ज्यादा अकेले रहना शुरू कर चुकी थी। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और चुपचाप अपने रूम में बैठी रहती थी। उसी बीच मेरे दीदी की बॉयफ्रेंड, जो अभी मेरे जीजू हैं, वो कुछ काम के लिए हमारे गांव आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे घर से भी मिलते चले। फिर हमारे घर में बातचीत के दौरान जीजू कहते हैं
कि मेरी दीदी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, जैसे कि फोन ना उठाना, बीच में ही कॉल कट कर देना और बिना वजह ही झगड़ा करना। खैर, आखिरी वाला तो हर एक लड़की करती है और ऐसी ही कुछ चीजें हमारे घर वाले भी बहुत दिन से नोटिस कर रहे थे। तो सभी मिलके मेरी दीदी को एक जगह दिखाने का डिसाइड करते हैं। फिर मेरी दीदी को गांव में ही एक मंदिर के पुजारी के पास दिखाया जाता है। तो वहाँ का पुजारी मेरे दीदी को देख के कहते हैं, इस लड़की के ऊपर एक आत्मा का साया है और इसके इलाज में वो एक ताबीज भी देते हैं। फिर चल के 2 दिनों में दीदी लगभग नॉर्मल हो चुकी थी। पहले के जैसे ही हंसी मजाक और सबसे बातचीत करना भी स्टार्ट कर चुकी थी। फिर उसके 2-3 दिन बाद कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दीदी को कुछ दिनों के लिए अकेले रखना मना किया गया था, इसीलिए मेरी ताई जी दीदी के साथ ही सोती थी। तो उस दिन मेरी ताई और दीदी नॉर्मली एक कमरे में सो रहे थे, लेकिन अचानक से नींद के अंदर मेरी ताई को किसी के छटपटाने की आवाज आती है। वो जल्दी से नींद से उठ के देखती है, मेरे दीदी के गले के सामने एक काला बिल्ला बैठा हुआ है, जो अपने पंजों से मेरे दीदी की गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी ताई एक झटके में उस बिल्ले को मेरी दीदी के ऊपर से दूर फेंक देती है, जिसके बाद बड़ी अजीब तरीके से वो बिल्ला उस बंद कमरे में से गायब हो जाता है। लेकिन सवाल तो और एक भी है कि उस बंद कमरे में वो बिल्ला आया तो आया कैसे। बैक टू इन टॉपिक। सुबह उठने के बाद घर वाले नोटिस करते हैं उसके हाथ से वो ताबीज गायब हो चुका है। दीदी वैसे नॉर्मल हो चुकी थी, तो इसीलिए इस चीज को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसी दिन के शाम से दीदी का वापस से वही बिहेवियर स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार चीजें और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि दीदी जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है और कहती है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। कभी तो वो घर के कुएं में छलांग मारने की कोशिश करती है और कभी पंखे से लटक के सुसाइड करने की। और एक चीज, उसकी जो शारीरिक क्षमता थी वो अनकॉन्शियसली बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इतना कि मेरे ताऊ और मेरे बड़े भाई मिलके भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। उसी बीच और एक अनहोनी घटती है। मेरी ताई जो मेरी दीदी को रोकने की कोशिश कर रही थी, दीदी उन्हें इतनी जोर से धक्का मारती है कि गिर के उनका हाथ टूट जाता है। कुछ करके दीदी को एक खाली कमरे में बंद करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनके हाथों में मरहम पट्टी किया जाता है। और फिर जब सुबह होती है, मेरी दीदी वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो घर वालों को वापस से ऐसा लगने लगता है कि वो ठीक हो गई है, लेकिन शाम होते होते वापस से वही सेम सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार उस पंडित को घर में बुलाया जाता है, लेकिन मामले की गर्माहट को देख के वो पंडित अपना हाथ उठा देता है और कहता है, ये मेरे हाथ से बाहर निकल चुका है और वो अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहता। तो वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किसी तरीके से और एक रात गुजारा जाता है। इस बार ये पूरा इंसिडेंट सुन के मेरे जीजू उनके गांव के एक बहुत ही बड़े नामी तांत्रिक को अपने साथ लाते हैं। तांत्रिक सबसे पहले ये जानना चाहते थे ये चीजें आखिर सबसे पहले शुरू हुई कहाँ से, जिसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन तभी मेरे ताऊ को याद आती है दीदी की कही हुई वो बात। फिर मेरे ताऊ जी इस पूरे घटना को उस तांत्रिक से शेयर करते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक इस पूरे प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले 3 आदमी मिलके मेरे दीदी को शांत करके एक जगह बैठाते हैं। मेरे जीजा दीदी की एक हाथ पकड़ते हैं, मेरा बड़ा भाई दूसरा हाथ और मेरे ताऊ जी दोनों पैर को पकड़ते हैं और फिर एक मंत्र वाला पानी दीदी को पिलाया जाता है और अचानक से उसकी पूरी वॉइस जैसे चेंज हो जाती है। वो एक भारी और टूटी हुई आवाज में कहती है, मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी। फिर वो तांत्रिक मेरे दीदी के कान के पास जाके कोई एक मंत्र पढ़ता है, जिससे दीदी के दूसरे कान से कोई एक ऑयल जैसा लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसी चीज को वो तांत्रिक एक बोतल में भर लेता है। धीरे धीरे दीदी के शरीर से वो अननेचुरल पावर गायब हो जाती है और वो पूरी प्रक्रिया खत्म होते होते दीदी भी बेहोश हो जाती है। वो तांत्रिक हमारे उस पुराने घर को एक मंत्र से बांध देता है और ये भी कहता है उस बुढ़िया के आत्मा को शांति नहीं मिली थी, तो वो जो लिक्विड दीदी के कान से निकला था उसे लेके कोई गंगा में बहा के आए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों बाद वो दूसरे किसी के ऊपर हावी हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान मेरी दीदी ने इतना चिल्लाया था कि नेक्स्ट 3 दिन तक उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकलता। उसका गला टोटली फट के बैठ चुका था। और सबसे शॉकिंग एंड मिस्टीरियस बात, इन 3 दिनों में उसके साथ जो भी हुआ था उसे
कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि ये 3 दिन उसकी लाइफ से डिलीट हो गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद भी उसके लाइफ में ऐसे बहुत सारे अननेचुरल इंसिडेंट हुए हैं, और अगर इस वीडियो में 10 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं वो सारी चीजें भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आई होप तुम्हें पसंद भी आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो और द स्टोरी। तुम्हें एक्चुअल में स्टोरी कैसी लगी और तुम किससे रिलेटेड स्टोरी सुनना चाहते हो, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी या कुछ भी इंसिडेंट है तो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं जरूर से उन्हें कवर करूंगा। और हाँ, मेक श्योर कि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हमें जल्द से जल्द 10K फैमिली कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।